अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज हम केमिस्ट्री पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 11 रिकॉर्ड करेंगे और आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन थियरी। बेटा हाइब्रिडाइजेशन कोवलेंट बॉन्डिंग की एक मॉडर्न थियरी है और इस थियरी की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की इससे पहली जो थियरी थी, जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कार्बन की इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी को। और सिर्फ कार्बन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी वीबीटी की बुनियाद पर सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, उसका कोई एक्सप्लेनेशन वीबीटी के पास नहीं था। सिमिलरली वीबीटी हमें मॉलिक्यूल्स मसलन अमोनिया और वाटर, इनकी शेप और ज्योमेट्री के बारे में सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। इसलिए हमें कोवलेंट बॉन्ड की एक मॉडर्न थियरी की ज़रूरत पड़ी और वो थियरी है हाइब्रिडाइजेशन थियरी। हाइब्रिडाइजेशन थियरी के बगैर स्पेसिफिकली कार्बन की इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। तो चलें आए देखते हैं कि ये थियरी जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन करती है एलिमेंट्स की वैलेंसी को, इक्विवेलेंट वैलेंसी को, बॉन्ड फॉर्मेशन को और ज्योमेट्रीज को। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इस थियरी की बेसिक अजम्पशन क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये थियरी कहना चाहती है कि बाज़ औक़ात एलिमेंट्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने से पहले आपस में ही मिक्स होकर मॉडिफाई हो जाते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स किसी दूसरे एटम से मिलने से पहले आपस में मिलते हैं और अपनी शेप को मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, एक ही एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है और जिनकी शेप भी डिफरेंट होती है। डिफरेंट शेप वाले और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पहले आपस में इंटरमिक्स होते हैं और फिर वो चेंज हो जाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर। ये ए ओ से मेरी मुराद है एटॉमिक ऑर्बिटल्स और यहाँ पर एच ओ से मुराद है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अ सर्टेन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप, व्हाट डू? दे इंटरमिक्स। वो क्या करते हैं? आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। एक एटम के ऑर्बिटल्स, सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल, 2, 3, 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं। मिलने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी डिफरेंट और शेप भी डिफरेंट, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हैं, लेकिन उनमें चेंज क्या आया है कि अब उन सब ऑर्बिटल्स की शेप सेम हो गई है और उनकी एनर्जी भी सेम हो गई है। ठीक है, मसलन दो ऑर्बिटल मिले हैं, एक s ऑर्बिटल है, एक px ऑर्बिटल है, एक s है, एक p है। जब मिले तो दो ही नए ऑर्बिटल बने, लेकिन अब इन दोनों में s कैरेक्टर भी है, p कैरेक्टर भी है। ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी शेप डिफरेंट थी, एनर्जी डिफरेंट थी, आपस में मिले और मिलकर नए ऑर्बिटल्स बनाए जिनकी शेप भी सेम है और जिनकी एनर्जी भी सेम है, और उन्हें हम नाम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने से पहले किस में चेंज होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में चेंज होते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ मिलकर, दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। इसको हम लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली हवाला दे रहा हूँ कार्बन का, कि कार्बन जो है अगर हम इसको वीबीटी के तनाजुर में देखें ये कार्बन है एटॉमिक नंबर 6। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अंदर वाले शेल्स जो हैं, इनर शेल्स, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मैंने इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। इसके वैलेंस शेल में एक 2s ऑर्बिटल है जो कंप्लीटली फिल्ड है
और 2px और 2py ऑर्बिटल जो है ये पार्शली फिल्ड हैं, जबकि 2pz ऑर्बिटल जो है इसका वो एम्प्टी है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब जरा VBT को याद करें। VBT कहती है कि वो ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना सकते हैं जो पार्शली फिल्ड हों, ठीक है। तो इस लिहाज से कार्बन के कितने ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बेटा सिर्फ दो हैं, दैट इज 2px एंड 2py। VBT के मुताबिक एक कार्बन एटम को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? दो। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं? दो। और जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं सिर्फ वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही बुनियादी कॉन्सेप्ट है वैलेंस बॉन्ड थियरी का। लेकिन बेटा हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी दो तो नहीं है, कार्बन की वैलेंसी तो 4 है। मिसाल के तौर पे CH4, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 नहीं है। लेकिन VBT के मुताबिक तो कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए। तो पता चला कि VBT कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है। तो फिर एक एक्सप्लेनेशन इसकी ये दी जाती है समटाइम्स कि जब कार्बन एटम किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने लगते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान अट्रैक्शन होती है दो एटम्स में और उससे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी जो अट्रैक्शन से रिलीज होती है वो कार्बन के 2s ऑर्बिटल वाले एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है। एक्साइटेशन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल से निकलकर हायर एनर्जी लेवल में चले जाना, इसे एक्साइटेशन कहते हैं। बेटा कार्बन जब बॉन्ड बनाने लगता है तो उसके 2s ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है और वो यहां से प्रमोट होकर कहां चला जाता है? 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है। अगर हम ये मान भी लें कि कार्बन बॉन्ड बनाते हुए एक्साइट हो जाता है और उसके पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स की तादाद 4 हो जाती है, यानी एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास 4 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, तब भी हम इसकी इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4 ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें से 3 डीजेनरेट हैं, यानी उनकी एनर्जी सेम है, शेप सेम है, लेकिन एक ऑर्बिटल की एनर्जी इन तीनों से कम है और इसकी शेप भी उनसे डिफरेंट है। यानी ये डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल जो हैं 4 बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन वो चारों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी। एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कार्बन की इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यानी कार्बन के चारों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ सेम क्यों होती है वो आप इस कॉन्फ़िगरेशन से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो बेटे फिर क्या किया जाए? फिर हमें सहारा लेना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन थियरी का। और थियरी क्या कहती है? थियरी कहती है कि अगरचे 2s ऑर्बिटल और 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं है, 2s की एनर्जी जो है वो कम है और 2px, 2py, 2pz की एनर्जी 2s से ज़्यादा है, आपस में सेम है, ठीक है। ये डिफरेंट एनर्जी वाले सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स। बेटा इंटरमिक्सिंग के दौरान इन ऑर्बिटल्स में जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे इनकी मिक्सिंग से उस नए ऑर्बिटल में मिक्स होने वाले दोनों तरह के ऑर्बिटल्स की कैरेक्टरिस्टिक होंगी। मैं रिपीट करता हूँ बेटा, जब ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाएगी तो मिक्सिंग से बनने वाले जो नए ऑर्बिटल्स होंगे उनमें मिलने वाले दोनों तरह के ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर भी होगा। नंबर 2, मिलने से पहले ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट थी, लेकिन मिक्सिंग के बाद जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी और उन्हें हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो डीजेनरेट होंगे, शेप भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी। कार्बन की मिसाल से वजाहत कर रहा हूं,
एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में, एक 2s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल हैं। एक s ऑर्बिटल जिसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप है, और 3 ऑर्बिटल्स हैं p ऑर्बिटल्स जिनकी इंडिविजुअल शेप जो है वो डम्बेल है, लेकिन ये तीनों डम्बेल्स जो हैं वो तीनों एक्सिस के ऊपर ओरिएंटेड हैं। 2px ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। 2py ऑर्बिटल वाई एक्सिस पे लाई करता है, और 2pz ऑर्बिटल जो है वो z एक्सिस के ऊपर लाई करता है। बेटा जब इनकी मिक्सिंग होती है, जब s और p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, तो जो नई शेप डेवलप होती है वो ये लोब शेप है। बेटा ये लोब शेप इस स्फीयर से भी रिजेंबल करती है और समवट ये इस डंबेल से भी रिजेंबल करती है। बनने वाले ऑर्बिटल की शेप पेरेंट ऑर्बिटल्स के जैसी है और इस ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज भी पेरेंट ऑर्बिटल से मिलती जुलती हैं। अब सवाल ये है कि कितने ऑर्बिटल्स ने इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया था। बेटा एक s था और 3 p थे, तो टोटल 4 ऑर्बिटल। तो बनेंगे भी कितने, 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन उनका नाम क्या होगा, उनका नाम इन मिलने वाले ऑर्बिटल्स के नाम से हम ड्राइव करेंगे। एक s है, 3 p हैं, तो बनने वाले ऑर्बिटल को हम कहेंगे sp3। क्या नाम देंगे, sp3। और कितने ऑर्बिटल बनेंगे, जितने मिले थे 4, तो बनेंगे भी 4 sp3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। मिलने से पहले ये s और p थे, लेकिन मिलने के बाद ये चारों क्या हो गए हैं, sp3 ऑर्बिटल्स हो गए हैं, जिनकी एनर्जी भी सेम है, जिनकी शेप भी सेम है। कार्बन के ये चारों ऑर्बिटल जो हैं, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि ये एक दूसरे से इतनी दूर चले जाएं कि इनके दरमियान की रिपल्जन मिनिमम हो जाए। ये ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रहना चाहते हैं ताकि इनकी रिपल्जन मिनिमम हो जाए। और बेटा रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। इन केस ऑफ कार्बन के जो चारों ऑर्बिटल्स हैं, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं। क्यों, ताकि उनके दरमियान में रिपल्जन मिनिमम हो जाए। तो ये थियरी जो है वो कार्बन की टेट्रावेलेंसी को भी एक्सप्लेन कर रही है और ये भी एक्सप्लेन कर रही है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, यानी वो कंपाउंड जहां कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसमें कार्बन की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है। और क्यों होती है, ये थियरी आपको बता रही है क्योंकि जो ऑर्बिटल्स बने हैं वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं ताकि उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाए। लिहाजा बेटा हाइब्रिडाइजेशन थियरी बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी बताएगी, वैलेंसी को भी जस्टिफाई करेगी और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को भी जस्टिफाई करेगी। तो इसलिए ये एक मॉडर्न थियरी है, ये एक बेहतर थियरी है। ठीक है जी, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ पर 2 सवाल पैदा हो जाते हैं। एक ये कि कार्बन जो एक्साइटेशन करता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो 2s से 2pz में जाता है, इसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, क्योंकि एक्साइटेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्साइटेशन के लिए एटम को समवट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करनी है समहाउ, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी। एंड मोर ओवर ये जो हाइब्रिडाइजेशन है यानी ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग है, इसके लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, ठीक है। और समटाइम्स ये इशू भी डिस्कस हो जाता है कि एक्साइटेशन पहले होती है या हाइब्रिडाइजेशन पहले होती है या वाइस वर्सा, क्या होता है पहले, एनर्जी कहाँ से आती है, प्रोसेस कौन सा पहले होता है। तो बेटा पहले सवाल का जवाब ये है कि एनर्जी यानी प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्साइटेशन के लिए भी और हाइब्रिडाइजेशन यानी मिक्सिंग के लिए भी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आती है। बेटा वो एनर्जी हम हासिल करते हैं उस एनर्जी से जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होती है। अगर एक एटम अकेला पड़ा हुआ है, आइसोलेटेड है, तो वो कभी भी हाइब्रिडाइज
नहीं हो सकता, उसमें एक्साइटेशन या हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती। हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? जब एक एटम किसी दूसरे एटम के पास बॉन्ड बनाने के लिए जाता है। दो एटम्स में अट्रैक्शन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है वही एनर्जी एटम्स यूज करते हैं मॉडिफिकेशन के लिए और हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है जी, कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी जो रिलीज होती है वही एनर्जी यूज होती है एक्साइटेशन के लिए और हाइब्रिडाइजेशन के लिए। दूसरा सवाल कि एक्साइटेशन पहले होती है या हाइब्रिडाइजेशन पहले होती है, तो इसका जवाब ये है बेटा कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं। हमें नहीं पता कि पहले क्या होता है, ये दोनों एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। एक्साइटेशन हाइब्रिडाइजेशन, एक्साइटेशन हाइब्रिडाइजेशन, वर्ड याद रखना है कि ये दोनों हैं साइमल्टेनियस प्रोसेस। क्या है जी? साइमल्टेनियस प्रोसेस। तो चलें लेक्चर को सम अप कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल समटाइम बॉन्ड बनाने से पहले अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं। इस चेंज को हम क्या कह रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस है क्या कि सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक ही एटम के आपस में मिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स बना देते हैं, और वो नए ऑर्बिटल जो हैं शेप में और एनर्जी में सेम होते हैं और पेरेंट ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल से कम होती है, उनकी शेप आपस में बिल्कुल सेम होती है और पेरेंट ऑर्बिटल से मिलती जुलती होती है। जब ऑर्बिटल्स मॉडिफाई हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से इतनी दूर चले जाते हैं कि उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये थियरी हमें बॉन्ड फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करती है और वैलेंसी को भी जस्टिफाई करती है और साथ ही साथ शेप्स और ज्योमेट्रीज को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ये आज का लेक्चर है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।